नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में यहां पर कच्चा तेल है जो कि $70 प्रति बैरल पर है और 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रहा है। साथ ही बात करेंगे यहां पर कॉपर की, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने यहां पर 50% टैरिफ कॉपर पे लगाने का प्रपोजल कैबिनेट में डाला है और इसका सीधा असर हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा, जहां पर एक टाइम कल 17% की तेजी कॉपर में देखने को मिली और क्लोजिंग 10% ऊपर हुई। तो रिकॉर्ड हाइज हमने यहां पर कॉपर में यूएस मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। एलएमई और शंघाई पे कॉपर प्राइसेस अभी भी ऑन द वीकर साइड हैं। कैसे आगे यहां पर ट्रेंड रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने के प्राइसेस की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली फिर से देखने को मिली है। सोना $3300 प्रति आउंस के आसपास अब कारोबार करता हुआ नजर आया। क्या ये बड़ी कंसोलिडेशन है? क्या यहां पर एक ब्रेकअप या ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है? इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार एंड एंजल वन से प्रथमेश माल्या, साथ ही बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जस्सान जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहां पर सीधा कच्चे तेल से कर लेते हैं और यहां पर हमने $70 प्रति बैरल के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। जो ये 2 हफ्ते के हाईज हम देख रहे हैं मार्केट्स में, ऑफ कोर्स ओपेक ने अपने उत्पादन यहाँ पर बढ़ाया है और बाजार ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है ही। लेकिन दूसरी तरफ जो सपोर्टिव फैक्टर्स हैं वो यूएस का इन्वेंट्री डिक्लाइन है, हाउथी रेबल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस फिर बढ़ाए हैं और मिडिल डिस्टिलेट्स में यहाँ पर एक टाइटनेस बताई जा रही है। लेकिन आप कहेंगे ये प्रॉपर पुल एंड पुश टग वॉर है जो हम क्रूड में देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा है। इन्वेंट्रीज की आपने चर्चा करी, अगर इन्वेंट्री को देखें अमेरिका की खास तौर से, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि तेल की कीमत ऊपर जानी चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आती। हाँ, ट्रम्प साहब का जो टैरिफ वॉर लगातार चल रहा है और उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स हैं उन पर वो एक्स्ट्रा लेवी लगा देंगे, तो बहुत सारे ब्रिक्स देश हैं जो अमेरिका को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं। वो ब्राजील भी उसके अंदर है, चाइना भी है और इंडिया भी है, और भी कुछ देश हैं जो वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि अमेरिका काफी हद तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और कच्चे तेल का भी इंपोर्ट करता है। वो उनका एक अपना बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो मुझे लगता नहीं कि इसको लेके कोई परेशानी की बात है। और ये अभी थोड़ा सा आप देखेंगे इधर जो तरह तरह की जो न्यूज निकल के आ रही हैं, उससे ये हो रहा है डिमांड जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा हरकत आने वाली नहीं है, तो मार्केट अपने तरीके से उसको रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये $70 खाली इन्वेंट्री बेस्ड है, जो इन्वेंट्री की बात हुई है, या आपने जो है जो रिफाइनरीज हैं जो मिड स्ट्रीम है उसकी बात करी, इतना मुझे लगता नहीं कि ये $70 पर टिक पाएगा, क्योंकि कहीं से ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी अभी फिलहाल तो नहीं है। कल क्या होगा कहना मुश्किल है, और डिमांड में ऐसा कोई नजर नहीं आता। तो 70 पहुंच गया है, लेकिन $70 पे टिकेगा मुझे ऐसा नजर नहीं आता। कोई स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट मिलेगी मुझे नजर नहीं आता। तो 70 पर टिके और उसके ऊपर जाए नरेंद्र जी, उसके लिए क्या चाहिए एक बाजार को? देखिए, अगर $70 पर टिका रहे, 70 से ऊपर जाए, उसके लिए 2 चीजें की जरूरत होगी। एक तो कहीं ना कहीं से सिग्निफिकेंटली डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, या कहीं पे कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए, या कुल मिलाकर के जो है एकाएक जो है कोई बहुत बड़ा जो है जियोपॉलिटिकल और कोई नजर आ जाए, या अमेरिका की तरफ से टैरिफ के संदर्भ में कोई चाइना के खिलाफ कोई बड़ी बात आ जाए, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है ऑयल के अंदर, या भारत के बारे में कुछ बड़ी बात आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता नहीं कि $70 टिक पाएगा। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ऊपर के जो नैरेटिव्स हैं, बातें हैं, वो सब एक तरफ है, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि तेल को $60 पर बैरल पे लेकर जाया जाए। और जो ओपेक है, और उसमें खासतौर सऊदी अरब की कोशिश है कि $70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। रूस भी नहीं चाहता $70 से नीचे जाए। ये सारे बड़े मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं। तो कशमकश इसके बीच में है। जो ओनली जो जिसको आकर के उसमें अंतर ला सकता है, जो डिफरेंशिएट कर सकता है, वो डिमांड का बढ़ना या जियोपॉलिटिक्स। अभी डिमांड बढ़ती की नजर नहीं आती, और जियोपॉलिटिक्स फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, फिलहाल अभी नजर नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि $70 तो नहीं टिक पाएगा। 70 ऊपर से जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत है। डिमांड तो बढ़ नहीं सकती है एकाएक। हाँ, जियोपॉलिटिक्स जरूर 70 से ऊपर ले जा सकती है, या कोई टैरिफ वॉर का मिस इंटरप्रिटेशन हो, या इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो जैसे बाजार को ये लगे कि बहुत बहुत ऑयल मार्केट में डिस्ट्रप्शन होने वाला है। तो इसलिए जो 70 जो पहुंचा है, इसको लेके मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आती। और इंडिया के लिए तो अगर तेल जो है वो 70 से नीचे रहे, 60 हो जाए तो और भी अच्छी खबर है।
एब्सोल्युटली। नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल, कैसे देखते हैं आप एशियन डिमांड आता हुआ, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से हमने लगातार ऑफिशियल प्राइस में यहाँ पर इजाफा देखा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड सस्टेनिंग है। चाइना में भी हमने डेटा थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखा है, इंडियन डिमांड तो रोबस्ट है ही, तो एशियन डिमांड स्पेशली इंडियन डिमांड को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, जो भारत की तरफ से तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, और अभी मान लिया 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें से 89% इम्पोर्ट हो रहा है। और तमाम लोगों का मानना है, मैं खुद भी इस बात को मानता हूं, कि आने वाले सालों के अंदर हमारी डिमांड तो 6.7 मिलियन बैरल्स पर डे होने वाली है कंजम्पशन। ईवीज वगैरह की बात होती है, पर उससे कोई बहुत बड़ा तो परिवर्तन आने वाला नहीं है। और जहां तक सऊदी अरब की आपने बात करी, सऊदी अरब जो है वो हमेशा एशियन प्रीमियम लगाता रहा है, भारत के ऊपर, जापान के ऊपर, चाइना, जो भी बाजार की कीमत होती है उसको वो 1 से लेकर के $2.5 एक्स्ट्रा लगाता है, और उसको एशियन प्रीमियम कहा जाता है। भारत ने बहुत उनसे डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी है, चाइना भी लड़ता है कि ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद है, इसका कोई रीजन नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई हम जो है सारे जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं उसमें एक सी प्राइस रखना चाहते हैं। जो भारत में सऊदी अरब से जो तेल का टैंकर चलता है भारत की रिफाइनरीज के लिए, वो 3.5 दिन के अंदर पहुंच जाता है। अर्थात जो शिपिंग कॉस्ट है और जो प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम, वो बहुत कम होता है, क्योंकि 3.5 में पहुंच, जबकि उनके जो खरीदार और देशों के अंदर है, जो दूर दराज के देशों में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वहां जो है 14 दिन से लेकर के और 28 दिन तक अलग कर रहा है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, वगैरह वगैरह। तो उनका ये कहना है कि भाई भारत जैसे देशों को इसका लाभ है कि जोग्राफिकली वो सऊदी अरब के बहुत नजदीक है, लिहाजा वो एशियन प्रीमियम लगाते हैं। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए Thank और वो सारे डिटेल्स एंड नंबर्स पे भी बात करने के लिए। तो वेल, कच्चे तेल पर तो यही व्यू निकल के आ रहा है कि प्राइसेस करंट लेवल्स पे शायद सस्टेन नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ सपोर्ट हमने ज़रूर आता हुआ देखा है, 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार 70 के लेवल्स, लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे। वेल, सस्टेन शायद कच्चे तेल के प्राइसेस ना करें, लेकिन कॉपर में तो बहुत ज़ोरदार तेज़ी हमने आते हुए देखी है। एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हमारे साथ हैं। निशांत, नमस्कार। और ओवरनाइट जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखी है, एक टाइम पे 17% ऑफ गेन्स, आई एम श्योर चार्ट्स पे तो वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक डिस्पैरिटी है कि यूएस मार्केट्स कैसे काम कर रहे हैं और एलएमई एंड शंघाई कैसे हैं। मॉर्निंग मनीषा। डेफिनेटली इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था 5.2 डॉलर्स के बीच में, जहाँ पे कॉपर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। एक ब्रेकआउट की वेट थी, बट इतना मजबूत ब्रेकआउट डेफिनेटली किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है उस कंसोलिडेशन जोन से। अब अच्छा सेटअप ये है कि 5.2 डॉलर्स का जो जोन है, अभी वहाँ एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। और अगर हम आगे की बात करें, साल के एंड तक की बात करें, तो कॉपर धीरे धीरे अब आपको $6 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। सो टेक्निकल्स कॉपर के शुरू से ही स्ट्रांग रहे हैं। अगर आप पूरे बेस मेटल टीम की बात करें तो कॉपर कैप्टन रहा है बेस मेटल्स का। सो एक कैप्टन का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था, और वो जरूर देखने को मिल रहा है। सो कॉपर यहाँ से अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक दिन में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स लॉग हुए हैं। बट अगर हम थोड़ा लंबे अवधि की बात करें, आगे 6 से 9 महीने के लिए, तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश सेटअप देखने को मिल सकता है। निशांत, हमने एमसीएक्स कॉपर को यूएस कॉपर प्राइसेस को रिएक्ट करता हुआ नहीं देखा, क्योंकि एमसीएक्स के प्राइसेस यहाँ पर एलएमई को फॉलो करते हैं, जहाँ पर बहुत ही फ्लैट ट्रेड्स हमने बनते हुए देखे। पिछले हफ्ते $10,000 का हाई था, 9600 के आसपास के ट्रेड्स कल यहाँ पर बनते हुए नजर आए। कैसे देखते हैं आप फिर इस तालमेल को? वन एंड आपने एक नीजोक रिएक्शन तो एक्सप्लेन किया और एक इमीडिएट उसका एनालिसिस भी हुआ, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए, इस साल के अंत तक, और क्योंकि आपने कॉपर को बोला कि एक लीडर है यहाँ से और तेजी दिखाएगा, तो किस तरह के गेन्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं कॉपर में? तो मनीषा, कॉपर एमसीएक्स पे उतना जरूर देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज एक ये यूएस में फिर से वो इन्वेंट्री स्टॉक पाइलिंग की वजह से एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। बट अगर हम वैसे भी कॉपर एमसीएक्स की बात करें तो उसका चार्ट भी बुलिश है। सो थोड़ा सा लैग के साथ कॉपर एमसीएक्स में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। हम 890 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो ग्रेजुअली अगर हम वेल यस, एमसीएक्स कॉपर यहाँ पर एलएमई को फॉलो करता है और वो चेंजेस हमने यहाँ पर बिल्कुल भी आते हुए नहीं देखे, तो यानी कि जो तेज़ी है वो इंडियन मार्केट्स में कोई उसका फ़ायदा उठा पाए वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन बात यहाँ पर कॉपर की हुई है। निशांत, ईयर एंड तक किस तरह के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे? और दूसरी बात यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक को लेकर भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक में हमने यहाँ पर एक बढ़त आते हुए देखी है। सो मनीषा, कॉपर साल के एंड तक 1000 तक एमसीएक्स में देखने को मिल सकता है।
सिर्फ कॉपर ही नहीं, जिंक और एल्यूमिनियम भी, दोनों का सेटअप बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बट अगर मैं 6 से 9 महीने की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इन दोनों मेटल्स पे भी टैरिफ लगा दें। क्योंकि अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। बट ऊपर जाने का क्या रीजन होगा वो तो वक्त। इस वन टेक्निकल आप सेटअप की बात करें तो हाँ। काफी अच्छा सेटअप है इन दोनों मेटल्स पे। हम्म। तो कॉपर जैसे आपने कहा कि यहाँ से और 10% की तेज़ी दिखा सकता है, 900 के आसपास के लेवल्स हैं, 1000 यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। एल्यूमिनियम और जिंक में क्या उसी तरह की तेज़ी देखते हैं? जिंक और एल्यूमिनियम के सेटअप भी दोनों अच्छे हैं मनीषा। बहुत 6 से 9 महीने में काफी अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। सो पॉसिबल है कि इन दोनों पे भी टैरिफ्स आ सकते हैं, बट वो तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट इन दोनों के सेटअप्स काफी अच्छे हैं एट दिस मोमेंट। हम्म। एल्यूमिनियम पे तो 50% टैरिफ्स है ही, स्टील पर भी 50% टैरिफ है, कॉपर पे लगाने की बात की जा रही है, और जिंक में जैसे निशांत कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है। निशांत, आपको जाने से दें उससे पहले क्विक का इसका एक एनालिसिस जो हमने कमोडिटी स्टॉक्स पे आता हुआ देखा है, मेटल स्टॉक्स पे फॉर दैट मैटर। मेटल स्टॉक्स डेफिनेटली 1 लाख के साथ अच्छा करते हुए दिखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा नी जर्क रिएक्शन था। फंडामेंटल्स चेंज होने में टाइम लगेगा, बट इम्प्रूव कॉपर प्राइसेस, इम्प्रूव्ड एल्यूमिनियम एंड जिंक प्राइसेस पे डेफिनेटली स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। बट थोड़ा सा लाग देखने को मिल सकता है। बट कॉपर स्टॉक प्राइसेस, मेटल स्टॉक प्राइसेस अगले 6 से 9 महीने में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं। शांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अगले 6 से 9 महीने मेटल्स एक बेहतर प्ले बन सकता है यहाँ पर, चाहे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक अंडरलाइन कमोडिटीज़ के तौर पर देखें या फिर मेटल स्टॉक्स के तौर पर देखें इक्विटी मार्केट्स में। ये पीरियड आप इसे शायद अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे साथ प्रथमेश भी जुड़ चुके हैं। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को इन करंट लेवल से, क्या करने की राय है? आई थिंक जो रिएक्शन यूएस में दिखा है यहाँ पे डेफिनेटली नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑप्टिमिज्म का ऐसे कुछ दिखा नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए जो ट्रेडिंग जोन में है वो 900 जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा, और नीचे जो सपोर्ट जोन है वो करीब 888 के करीब है। तो मैं फिलहाल जो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको पॉसिबल है कि 890 टू 895 ये रेंज में सेल की पोजिशन एडवाइजेबल रहेगी। 900 का रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे स्टॉप रहेगा, और नीचे में 880 तक के टारगेट रहेंगे। बट ये सगी जैसे हमारे अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सारे मेटल्स जो है उसका सेटअप अच्छा लग रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये करेक्शन उन लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी जिन्होंने ये रैली मिस करी है इसके पहले। हम्म। क्लियरली एक बैंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मेटल्स में निकल के आ रही है। अगर आपने लास्ट टाइम बस मिस करी है तो इस बार इस बस को मिस ना करें। प्रथमेश, एक और चीज़, मार्केट्स अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स का इंतजार कर रहे हैं, और जो हमारी बातचीत ब्रोकरेजेस के साथ हुई है वो ये है कि एज ऑफ नाउ ये ज़्यादातर B2B प्रोडक्ट नज़र आता है। B2C बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है जो बाजार को देखना होगा। आपकी क्या सेंस है, आपकी क्या तैयारी है? थिंक डेफिनेटली एज अ प्रोडक्ट ये नया है और लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इसका प्राइस डिस्कवरी इंडिया में ही होगा, दैट इज वन गुड थिंग। उसके अलावा यहाँ पे स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों एग्जिस्टिंग है और काफी लंबे समय से चल रहे हैं। तो इसके जो बीच का गैप है वो फ्यूचर्स मार्केट है। फ्यूचर्स मार्केट अगर यहाँ से टेक ऑफ हो जाता है तो, और प्लस ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की लाइकिंग के हिसाब से होती है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट भी जो है एक शूट ऑफ होने के कगार पर रह सकता है। हम्म। प्रथमेश, क्या एक्सपेक्टेशन है एज ऑफ नाउ, क्या फीडबैक है, क्योंकि वायदा कल लॉन्च हो रहा है, तो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है, या फिर आपको लगता है एज ऑफ नाउ देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद यहाँ पर लोग आएंगे? आई थिंक नया प्रोडक्ट है मनीषा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आपको एक्टिव इन्वेस्टर इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन दिखेगा। जैसे ये इवेंट है वैसे ही हम मैक्रो इवेंट्स होते हैं, वैसे ये भी एक इवेंट ही है और प्रोडक्ट नया है। हालांकि जो उसकी इनहेरेंट जो फीचर्स है वो भी समझने होंगे, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। हम्म। प्रथमेश, साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर पे अब आपकी यहाँ पर क्या राय है, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली दोनों ही जगह देखने को मिली? आई थिंक टैरिफ का सिचुएशन अभी मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है, तो अब टैरिफ के चलते हुए अगर गोल्ड सिल्वर में रिएक्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये सिचुएशन गोल्ड और सिल्वर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। बट मेरे ख्याल से गोल्ड करीब 1 लाख का जो रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा है, सिल्वर जो 1,10,000 रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में पॉसिबल है यहाँ से करेक्शन आ जाए 96,000 और 95,500, करीब 1,000 का करेक्शन गोल्ड में दिखने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली सिल्वर में करीब 1,07,000 तक नीचे में गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों ही कमोडिटी को उछाले में बेचने की सलाह रहेगी।
ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सोने और चांदी में ढूंढिए, बाइंग एक रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी बात करने के लिए। स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो चावल के दाम 2 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही एसेंशियल कमोडिटी एक्सपोर्ट के लिए अलाउड है और वो है चावल। बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसन हमारे साथ हैं। रंजीत जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ही कमोडिटी अलाउड है, वहां पर भी प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार गिर रहे हैं। क्या सेंस है इसकी एक्सपोर्ट्स को लेकर? अब यहाँ पर क्या नंबर्स हैं? निशा जी, क्या है, कम्युनिटी ओनली राइस ही अलाउ है जैसे आप कह रहे हो कि राइस में क्या है कि जब इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट बैन किया था उस टाइम में बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ था मिडिल ईस्ट के लिए और जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज है, तो वो जो बैकलॉग है वो अभी भी हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। जो इंपोर्ट जितनी चाहिए थी पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को, उससे ज्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने इंपोर्ट कर दी, जिसके चलते आज भी वहां पे इतना स्टॉक है कि आज भी वो डिमांड में नहीं आ पा रहे। एक टाइम था 450 पे हम प्ले कर रहे थे, फिर 40 तक डॉलर तक हमारा रॉ राइस जो वाइट राइस है वो बिक रहा था। आज वो $400 से नीचे की अगर बाइंग है तो बहुत कम नॉमिनल बाइंग की वजह से हम जो एक्सपोर्ट है ना के बराबर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं राइस में, नॉन बासमती में। हमारे कंप्यूटर में आज म्यांमार है कि वो 400 से नीचे अगर सेलिंग में है, पाकिस्तान है वो भी 400 के लगभग ही सेलिंग में है। तो डिमांड बहुत कमजोर है, जिसके चलते जो नॉन बासमती बैन के टाइम बल्क बाइंग हुई है या ओवर बाइंग हुई है, वो आज भी उनके पास जो स्टॉक है आज भी मेंटेन है। वो इसलिए बाइंग नहीं आने की वजह से बाजार इंडिया का बिल्कुल नीचे चला गया। रंजीत जी, दूसरा कंसर्न यहाँ पर यूएस के साथ जो टैरिफ एग्रीमेंट है उसको लेकर भी है। वहां से आप क्या सुन रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? वो तो रोज सुबह उठते ही कोई नई न्यूज मिलती है। कभी 500% का टैरिफ की बात आती है, ट्रंप जी कहते हैं। कभी ब्रिक्स कंट्री के ऊपर 10% है, 26% ऑलरेडी हमारे ऊपर लगा रखा है जो कि उन्होंने सस्पेंड किया था, वो टिल 1 अगस्त तक है। हमारी अभी नेगोशिएशन चल रही है, जैसे कि पीछे 2 दिन पहले पीयूष गोयल जी का भी स्टेटमेंट था कि हम अपने से एक कंट्री का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ब्रिक्स में भी आते हैं 500%, अगर हम रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो भी हमारे ऊपर एक डंटा है, अगर किसी न किसी तरह पे नेगोशिएशन तो चल रही है। पर बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि बासमती में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। अच्छी खासी हम क्वांटिटी 4 लाख टन लगभग हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कहीं भी कुछ 10% भी टैरिफ आता है तो उसका डेंट तो राइस इंडस्ट्री पे आना ही। नॉन बासमती हम बिल्कुल कम डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, लेकिन 500 टन 500% का टैरिफ है, 10% का है, 26% का है। अभी वेट एंड वॉच है, लेकिन सरकार भी ये चाह रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में कहीं भी हिट ना करे ये, क्योंकि दोनों सेक्टर जो है वो फार्मर से जुड़े हुए हैं। और इंडिया में जो मेजर शेयर है पॉपुलेशन है या हमारी कम्युनिटी है वो राइस की और फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सरकार की बहुत बड़ी तो रंजीत कोशिश जी, है कि ये यूएस खेती तो बाड़ी एग्रीकल्चर यूएस तो एक तरफ है, ईरान आपका दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ईरान तो मैम बड़ा प्रॉब्लम है ही है। ईरान में हम 8 से 9 लाख टन कर रहे हैं, लेकिन ईरान में अभी जैसे वॉर पीछे एक बार रुकी है, लेकिन उसके बाद पेमेंट मैकेनिज्म आज तक बंद है। 1 महीने से एक भी पेमेंट की ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई ईरान से। तो पहले वाया दुबई और चाइना से कुछ पेमेंट आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से अभी शिपमेंट भी होल्ड है, बायर भी अभी टच में नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं चल पा रहा, पोर्ट अभी तक एक्टिव नहीं है। तो ईरान के लिए भी तो बहुत बड़ा दिक्कत है ही है। लेकिन बासमती में अगर बात करें, नॉन बासमती की तो बात तो छोड़ दें, लेकिन बासमती में बहुत बड़ा पीछे 3 महीने से एक डंट चला हुआ है और वो परेशानी हमारी चल ही रही है। उसमें हम काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं हम सेक्टर में, कि काफी बाजार में डाउन है, पेमेंट साइकिल नहीं चल पा रहा। तो दोनों तरफ से दिक्कत आ ही रही है मैम। वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी सारी चिंताएं हैं और जैसे आपने रंजीत जी बोला रोज सुबह उठे हैं तो एक नई चिंता यहाँ पर होती है और एक्सपोर्ट नंबर्स बासमती को लेकर ऑफ कोर्स यहाँ पर इन क्वेश्चन मार्क हैं। तो एज ऑफ नाउ ये रिएक्शन यहाँ पर रंजीत जी से आता है और रंजीत जी आपसे फिर से बात होगी जैसे कोई खबर यहाँ पर आती है और कोई प्राइस मूव या रिएक्शन हम बाजारों में बनता हुआ देखते हैं। लेकिन इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।